गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने मनो भंडारी का एक कहानी यह भी आत्मकथ्य शुरू कर रखा था। और पिछले जो वीडियो में या पिछले भाग में हमने जाना कि मनो भंडारी का जन्म तो मध्य प्रदेश के मंदसौर के गांव भानपुरा में हुआ था, लेकिन यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के उस ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से, जिसके ऊपरी मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे अव्यवस्थित पत्र पत्रिका के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। लेखिका ने अपने पिता के व्यक्तित्व की चर्चा की थी कि उनका व्यक्तित्व एक तरफ तो बेहद कोमल और संवेदनशील था, तो दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और अहमवादी। पिता के बाद माँ की विशेषता उन्होंने बताई थी कि उनकी माँ व्यक्तित्वहीन थी, जिनका काम था कि बच्चे हैं उनकी फरमाइश पूरी करना और साथ ही पिता की हर जाति को वो अपनाना। अलावा इसके लेखिका ने कहा है कि मैं ऐसी क्यों बन गई कि मुझे पितृगाथा का वर्णन क्यों करना पड़ा, कि मुझ में मेरे व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो मैंने मेरे माता पिता से सीखी थी। तो पिता के व्यक्तित्व का पूरा वर्णन लेखिका ने कर दिया था कि बेहद कोमल थे, संवेदनशील थे, 8-8, 10-10 विद्यार्थियों घर पर पढ़ाया था, कांग्रेस के सदस्य थे। ये सभी विशेषताएं उन्होंने पिता की बताई थी। और गोरा रंग पिताजी कमजोरी था। सुशीला जो 2 वर्ष बड़ी थी और लेखिका से थोड़ी गोरी थी, लेखिका थोड़ी काली थी, उनमें एक हीन ग्रंथि बढ़ गई थी। लेकिन पिता से सीखने के बाद माता जी की चर्चा लेखिका अब करेगी और इस वीडियो में हम आगे क्रमशः पढ़ेंगे। तो पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, अर्थात पढ़ी लिखी नहीं थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को अपना कर्तव्य वो समझती थी, अर्थात फर्ज का मतलब है कर्तव्य, बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कुछ भी चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम सभी भाई बहनों का सारा लगाव शायद वो सहानुभूति से उपजा हो माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूर में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब ये पैतृक पुराण गाथा समाप्त कर मैं अपने पर लौटती हूँ। देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है और बन सकता है अब भी। देखिए यहाँ पर कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि उनकी माताजी में धरती से कहीं अधिक धैर्य था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लेखिका की माताजी ने कभी भी पिताजी को किसी भी प्रकार की अनुचित बात पर पलटकर जवाब नहीं दिया। उनकी पिताजी की चाहे बात कोई उचित हो चाहे वो अनुचित हो, लेखिका की माताजी के लिए वो एक कर्तव्य बन जाता था कि ये कार्य मुझे करना है। साथ ही साथ बच्चे किसी भी प्रकार की जिद करते हैं, उसको पूरी करना माताजी अपना कर्तव्य समझती थी। इस कारण इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद उनकी माताजी में धरती से कहीं अधिक धैर्य था। एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है क्या कि लेखिका की माताजी इतने अच्छे संस्कार वाली थी कि उन्होंने कभी भी पिताजी को कुछ नहीं कहा, बच्चों की उचित अनुचित फरमाइश को पूरा किया। लेखिका की माताजी का यह त्याग कभी लेखिका का आदर्श क्यों नहीं बन सका? इसलिए नहीं बन सका क्योंकि लेखिका मानसिकता के साथ कार्य करने वाली व्यक्तित्व की धनी थी। वह उचित और अनुचित में अंतर जानती थी। लेखिका के व्यक्तित्व में ये बात शामिल थी कि वो हर अनुचित बात का विरोध करेगी, चाहे उनके पिताजी की तरफ से की गई हो, चाहे माताजी की तरफ से की गई हो, चाहे समाज की तरफ से की गई हो, चाहे ससुराल पक्ष की तरफ से की गई हो। ये त्याग अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में ये शक्ति होनी चाहिए कि वो अनुचित का विरोध कर सके, और लेखिका में ये शक्ति थी कि वे अनुचित का विरोध कर सकती थी। उनकी माँ में ये विशेषता बिल्कुल नहीं थी। इस कारण उनका त्याग अर्थात माताजी का त्याग कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन सका। खैर लेखिका अब अपने पर लौटेगी। माता और पिता दोनों के बारे में बता दिया, अब खुद के बारे में बताएगी। देखते हैं आगे। हाँ, लेखिका अपने बारे में बताना शुरू कर रही है। कह रही है कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, अर्थात लेखिका समेत कितने 5 भाई बहन हैं। सबसे छोटी कौन? लेखिका मनु भंडारी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले हैं, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो आदि।
तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए हैं और पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। देखिए, अब आप लेखिका के बचपन के दौर से गुजर रहे हैं। लेखिका ने कहा है कि जब मैं 7 साल की थी तो मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी थी। मुझे ज़्यादा याद नहीं आता, कुछ धुंधली सी यादें आती हैं, लेकिन मेरे से 2 साल बड़ी बहन जिसका नाम है सुशीला, और मैंने और सुशीला ने घर के सभी खेल खेले हैं। और इनमें से आपको सभी खेलों का हिंदी अर्थ बताना पड़ेगा, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछे, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टडी है और यहाँ पर समय की कीमत है, इसलिए पेरेंट्स जानते हैं सतोलिया क्या होता है, लंगड़ी टांग क्या होता है, पकड़म पकड़ाई क्या होता है, काली टिल्लो क्या होता है, आसपास क्या होता है। ये सभी खेल हैं, वो खेले हैं। आजकल आपने नहीं खेले हैं, आप मोबाइल में बिजी हैं। आप जो खेल खेल रहे हैं, इसी कारण लेखिका के स्तर तक आप शायद नहीं जा पाएंगे। और अगर आप बाहर के खेल खेलेंगे, ये खेल खेलेंगे, तो आप ओलंपिक तक चले जाएंगे, आप लेखिका के स्तर तक चले जाएंगे। तो ये अंतर देखो, प्रश्न भी है ये कि आपके बचपन और लेखिका के बचपन में क्या अंतर है। ये अंतर आप अब महसूस करने लग जाएंगे। ये सभी खेले हैं। हमने गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए हैं, और खेलने को तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है। गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं ये भी पेरेंट्स आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। आजकल खेलना इसका वर्जित है, आंख फूटने का डर रहता है, इसलिए खेलने का प्रयास भी नहीं करे और लॉकडाउन का सही सदुपयोग पढ़ाई में करे। गिल्ली डंडा भी हमने खेला है, पतंग भी हमने उड़ाए हैं, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी हमने किया है। जो चाइनीज़ माल आ रहा है वो काम देखो, यहाँ पर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये यहाँ आत्मनिर्भरता पहले से झलकती आ रही है कि जब हम डिपेंड हो गए हैं। लेखिका खुद कह रही है कि हमने कांच पीसा है, माजा सूत कर और पतंग उड़ाने के लिए डोरी का निर्माण किया है, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। किन की गतिविधियों का? हमारे भाइयों की गतिविधियों का। और हमारा दायरा घर के अंदर, हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि लेखिका के किस प्रसंग में इस बात का पता चलता है कि कहीं न कहीं आज हम पर भौतिकवाद हावी हो रहा है, कहीं न कहीं हम आज पड़ोस के कल्चर से विच्छिन्न हो रहे हैं, कहीं न कहीं आज हम एकाकी हो गए हैं, कहीं न कहीं आज हम अकेले में ही अपने आप से सीमित रह गए हैं। ये किससे पता चलता है? ये इस बात से पता चलता है, लेखिका ने ये कहा है कि हमारा जो घर है, हमारी जो दीवारें हैं वो घर तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि पूरा मोहल्ला ही हमारा घर हुआ करता था। अर्थात कहने का मतलब लेखिका घर से 5 घर आगे भी अगर लेखिका उस घर में चली गई तो वो भी लेखिका घर, और पूरे मोहल्ले घर सब लेखिका घर हैं। आज पड़ोसी को नहीं जानता, ये स्थिति आ गई है। देखिए, मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ, अर्थात जोर देकर कह रही है, बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हम कितना संकुचित, नंबर 1, हम आज बहुत संकुचित सोच के धनी हो गए हैं। नंबर 2, असहाय, अर्थात हम आज अकेले, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। नंबर 3, असुरक्षित, हमने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बना लिए हैं, और हमारे पास 2 मंजिला 3 मंजिला मकान ज़रूर है, मगर आज हम संकुचित हैं, आज हम असहाय हैं, आज हम सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस संस्कृति को जी रहे हैं वो है महानगरों की फ्लैट संस्कृति, जहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, और हमारा परंपरागत ट्रेडिशनल पड़ोस कल्चर है वो क्या है? अब गायब हो गया है। और उस समय पूरा मोहल्ला हमारा क्या हुआ करता था? घर हुआ करता था। ये अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। लेखिका ने कहा है कि जब मैंने शुरुआत में 10-12 कहानियाँ लिखी थी, उन 10-12 कहानियों के सभी पात्र मेरे हम उम्र, अर्थात मेरी उम्र के बच्चे थे, जिनको मैंने मेरी कहानियों का पात्र बनाया। मेरे परिवार का कोई सदस्य उनमें नहीं है। देखिए, बस इनको देखते सुनते इनके बीच में बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। देखिए, लेखिका ने कहा है कि जब मैं एक कथाकार के रूप में इस साहित्य की दुनिया में
प्रविष्ट हुई, इस साहित्य की दुनिया में मैंने प्रवेश किया, तो मैंने जाना कि मैंने मेरे हम उम्र के बच्चों से कितना कुछ सीखा था। वे सब के सब बच्चे मेरे भीतर उतरते गए और मेरे ज्ञान की सीमा को बढ़ाते गए, ज्ञानार्जन मुझ में होता गया। उसके बाद लेखिका कह रही है, इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। देखिए, एक बार पुनः लेखिका ने महाभोज उपन्यास की चर्चा की है। महाभोज उपन्यास का नायक कौन है? दास साहब। और महाभोज उपन्यास का नायक दास साहब 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद मेरे अंदर एकाएक जीवित हो उठा। किस प्रकार? वो बचपन का कोई मित्र था, वो बचपन का मित्र लेखिका को बहुत कुछ जीवन में सिखा गया और उस बचपन के मित्र ने लेखिका को इस एक उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया और वो एक चर्चित उपन्यास के रूप में हमारे सामने आया, महाभोज। उसका नायक कौन? दास साहब। वो दास साहब लेखिका के चरित्र में उतर गए और एक उस मित्र ने एक उपन्यास की रचना करवाने में अहम योगदान दिया। आगे उस समय तक अर्थात 1947 से पूर्व, भारत के आज़ाद होने से पूर्व, हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष, शिक्षा में मैट्रिक। अर्थात जो भी पहले हो गया मतलब विवाह के योग्य हो गया। क्या? उम्र में 16 वर्ष, शिक्षा में अगर 10वीं पास कर ली है तो मतलब विवाह की योग्यता प्राप्त कर ली है, विवाह का प्रमाण पत्र उसे मिल गया है। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली। अर्थात 1944 में दो काम हो गए, 16 वर्ष की हो गई और 10वीं पास हो गई और शादी करके कहाँ चली गई? कोलकाता। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का, अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। एहसास कैसे लिखा गया है, ये शुद्धिकरण के लिए इम्पोर्टेंट है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। लेखिका के आत्मकथ्य के अनुसार लेखिका के पिताजी का पहली बार उन पर ध्यान कब केंद्रित हुआ? कब हुआ? उत्तर लिखेंगे आप, जब सुशीला 1944 में शादी करके कोलकाता चली जाती है। बाकी के जो दो बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो अर्थात सब चले गए, तो लेखिका अकेली घर पर बसती है। तो पहली बार पिताजी का ध्यान लेखिका पर केंद्रित होता है। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे बटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी। यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा और वो प्रश्न ये है कि लेखिका के पिताजी रसोई को बटियार खाना के नाम से क्यों संबोधित करते थे? अर्थात बटियार खाना, सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि बटियार खाना है क्या? बटियार खाना का अर्थ है असभ्य लोगों द्वारा असभ्य तरीके से खाना बनाना। क्या कहलाता है? बटियार खाना। तो पिताजी का मानना था कि रसोई एक बटियार खाना है, अर्थात छोटे छोटे ढाबे नहीं होते क्या, ढाबों से उनकी तुलना की जहाँ असभ्य तरीके से और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो रसोई की तुलना उन्होंने बटियार खाने से की और कहा कि अगर आपको अपनी प्रतिभा को, समाज को, देश को दिखाना है तो आप रसोई से दूर रहे, क्योंकि रसोई की आग में आप अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंक देंगे और अगर आप रसोई से दूर रहेंगी तो आप अपनी प्रतिभा को कहाँ, देश और समाज के निर्माण में लगा सकती हैं। ये पिताजी का मानना था। नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन। देखिए, बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल यानी रुचि, बहस शौक। मात्रा दो आएंगी, एक मात्रा आएगी, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? दुख, जो कि करुण रस का स्थायी भाव है। बहस करना पिताजी का
शगल था, रुचि थी। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। लेखिका ने यहाँ पर चर्चा की है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की। 1942 में कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रगति पर था, और ऐसे में घर पर बहस हुआ करती थी, विरोध की बातें हुआ करती थी, मतभेदों की बातें हुआ करती थी। हालांकि मुझे इसकी कोई दूर दूर तक समझ नहीं थी कि देश में क्या कुछ चल रहा है, मगर क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों से, अर्थात मेरे सामने भगत सिंह गए, मेरे सामने चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, सुखदेव शहीद हुए, मंगल पांडे शहीद हुए, बहुत से क्रांतिकारी के शहादत ने मेरे रोमानी आकर्षण को, अर्थात उनके प्रति मेरा जो आकर्षण था, लगाव था, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मेरा मन भयभीत रहता था, मगर मुझे जो आंदोलन है उसकी ज़्यादा समझ नहीं थी। इसलिए क्लास 10th तक दशा ये थी, अलंकार है स्थिति, दशा ये थी कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, अर्थात 10वीं पास करने के बाद, वर्तमान समय में तो है 10+2, अर्थात 12वीं पास करना पड़ता है तब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं। तत्कालीन समय में क्या था? 10+3 था। 10वीं पास करने के बाद में बीए के 3 वर्ष। तो 10वीं पास करके जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा। ककहरा सीखा मतलब, ककहरा का मतलब है वर्णमाला, क ख ग घ ङ। ककहरा सीखा 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। यहाँ से प्रश्न बनेगा, और समरी में भी हमने जाना था कि लेखिका के जीवन को नई दिशा देने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा, या प्रश्न बन सकता है कि शीला अग्रवाल ने लेखिका के जीवन को एक नई दिशा दी, किस प्रकार? तो देखिए, लेखिका ने कहा है कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल आज भी अजमेर में है और आज भी कॉलेज है सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से। तो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जिसमें मैंने ककहरा सीखा, अभी वो कॉलेज बनी थी 1 साल पहले, वहाँ एक हिंदी की नई प्राध्यापिका का जो नियुक्ति हुई थी शीला अग्रवाल की, और शीला अग्रवाल ने मुझे क्या करवाया? शीला अग्रवाल ने लेखिका को देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, पहला काम। शीला अग्रवाल ने दूसरा काम क्या किया कि लेखिका कोई 2-4 देश के स्तरीय लेखकों को जानती थी, जिनमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऐसे लेखकों को ही जानती थी। शीला अग्रवाल ने लेखिका के साहित्य का दायरा बढ़ाया और वहाँ से मात्र प्रेमचंद तक वो सीमित थी, वहाँ से निकाल कर कहाँ तक ले गई? जैनेन्द्र 1905 जिनका जन्म हुआ, सुनीता, त्यागपत्र उपन्यास जिन्होंने लिखे, पाजेब जिनकी प्रसिद्ध कहानी है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यशपाल जिनको हमने लखनवी अंदाज में पढ़ा है, भगवती चरण वर्मा जिनका प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा 1934 में आया, यहाँ तक ले गई। अर्थात देश की नई साहित्य की पीढ़ी से मुझे अवगत कराया किसने? शीला अग्रवाल ने। अगर शीला अग्रवाल नहीं होती तो मैं इन साहित्यकारों से परिचित नहीं होती। दूसरी बात बताया है, क्या बताई है कि मेरे मात्र पढ़ने को किसमें? चुनाव करके पढ़ने में बदला। अगर आपको लाइब्रेरी में कोई ले जाए और ये कहे कि लाइब्रेरी में आपको 2-3 किताबें ले जाओ, घर पर जाकर पढ़ लो, तो आपको पता है कि कौन सा लेखक स्तरीय है, किस लेखक की पढ़नी चाहिए। लेखिका को जो भी किताब मिल जाती थी वो पढ़ लेती थी। तो पढ़ने की रुचि को, मात्र पढ़ने की रुचि को चुनाव करके पढ़ने में बदलना एक बहुत बड़ी बात है। अर्थात इन लेखकों से परिचित कराया और खुद चुन चुन कर किताबें दी, उन किताबों पर बहस की, चर्चा की, तर्क वितर्क किए, साहित्य का दायरा बढ़ा।
तो इसका परिणाम क्या निकला? फैलती ही चली गई। कैसे फैली? उस समय जैनेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने मुझे बहुत आकर्षित किया। जैनेंद्र जी का उपन्यास आया सुनीता, मुझे बहुत अच्छा लगा। अज्ञे जी का एक उपन्यास आया शेखर एक जीवनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ा जरूर शेखर एक जीवनी, मगर अभी वो मेरे समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। अर्थात मैं 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में अभी पहुँचे हूँ और दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था कि मैं अज्ञे जी जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार की भाषा को अच्छी तरीके से समझ आऊँ। हालांकि सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ सालों बाद मैंने अज्ञे का ही एक उपन्यास और पढ़ा, नदी के द्वीप। पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी जोक में मैं शेखर एक जीवनी को पुनः पढ़ गई। नदी के द्वीप मेरे समझ में आया, मेरी समझ के सीमित दायरे से में समा गया। अर्थात मैं अच्छी तरीके से उसे इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व में शामिल कर गई कि मैं इस उपन्यास ने मुझे प्रेरित किया, किसके लिए? कि मैं शेखर एक जीवनी उपन्यास को पुनः पढ़ लिया, समझ में भी आ गया। इस बार कुछ समझ के साथ समझ में आया। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लेखिका ने लिखी है। यह वह युग था कि मैं मूल्यों पर मंथन कर सकूँ। मूल्य का मतलब है मोरल वैल्यूज, उन पर मैं चिंतन कर सकूँ, मनन कर सकूँ, जान सकूँ कि मैं साहित्य की दुनिया में किस प्रकार से प्रवेश कर सकती हूँ। मैंने देश के तत्कालीन स्थितियों को जाना, समझा, राष्ट्रीय आंदोलन को जाना। यह मंथन का युग था। यह युग था पाप और पुण्य के बीच में किसी एक का चयन करने का। वो युग था नैतिक और अनैतिक में से किसी एक का चयन करने का। वो युग था सही और गलत को। तो इन सभी की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में मैंने जैनेंद्र का उपन्यास पढ़ा त्यागपत्र, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास पढ़ा चित्रलेखा 1934 में आया था, और शीला अग्रवाल के साथ साथ लंबी लंबी बहसें की। और बहस करते हुए उस उम्र में मैं जितना समझ सकती थी समझा। अर्थात मेरे दिमाग का जितना विकास हुआ मैंने उस तरीके से भगवती चरण वर्मा को समझा, जैनेंद्र को समझा, अज्ञेय को समझा, यशपाल को समझा। ये सब कार्य मैंने मेरे साहित्य का दायरा बढ़ाते हुए किया। आगे शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। 1946-47 के वे दिन, वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना कहाँ संभव था। प्रभात फेरियाँ निकालना, हड़तालें करवाना, जुलूस निकालना, भाषण, ये हर शहर का चरित्र था। लेखिका कब की बात करी है? 1946 और 47। देश की जनता का खून उबला हुआ है, देश की आज़ादी नज़दीक दिखाई दे रही है। 1942 के बाद अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के भी 4 साल बाद हर शहर का चरित्र कैसा है? हर शहर में हड़ताल हो रही है, हर शहर में जुलूस निकल रहे हैं और हर शहर में भाषण हो रहे हैं, प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही है। तो क्या मैं अब जो 3rd ईयर में आने वाली हूँ, अर्थात अब मैं फिलहाल 2nd ईयर में हूँ, क्या मेरे लिए घर पर बैठना सहज था? अर्थात संस्कार रूप में मैंने मेरे घर से सीखा, मेरे पिताजी से बहस अर्थात तर्क वितर्क जो राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर होते थे वे सब। तो पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद अर्थात पागलपन, नशा, कि हर युवा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया और स्थिति ये हुई कि एक बवंडर घर पर और दूसरा बवंडर शहर में, ये स्थिति हो गई। देखिए लेखिका ने कहा है कि पिताजी की बहस से जो मैंने सीखा, जाना, समझा, सोचा, चिंतन किया, शीला अग्रवाल ने उसको आगे बढ़ाया। अर्थात घर पर मैंने जिन बातों को सीखा उनको बाहर आकर मैंने प्रैक्टिकल किया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक बवंडर, बवंडर का मतलब है आंधी तूफान, शहर में मचा हुआ है, दूसरा घर में मचा हुआ है। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि मैं उनकी उपस्थिति में घर आए लोगों के बीच में उठूं बैठूं, द्वंद्व समास, उठना और बैठना, जानूं समझूं, जानना और समझना, द्वंद्व समास। हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेखिका ने बहुत अच्छी बात की है। देखिए
लेखिका के पिताजी एक तरफ लेखिका को बहुत ज्ञानी बनाना चाहते हैं, विद्वत्ता के साथ रखना चाहते हैं, रसोई तक वे नहीं जाना चाहते। दूसरी तरफ उनके पिताजी का व्यक्तित्व यहाँ जो आ रहा वो कैसा, वो यही चाहते हैं कि मैं उठूँ, लोगों के पास उठूँ, बैठूँ, जानूँ, समझूँ, मैं क्या नहीं करूँ, मैं राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए नारे नहीं लगाऊँ, हड़तालें नहीं करूँ, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नहीं नापूँ। अर्थात पिताजी की तरफ से ये सब बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल था और मैं पिताजी की दी हुई सीमा में नहीं रहना चाहती थी, मैं ऐसा नहीं बनने देना चाहती थी। अर्थात जहाँ एक तरफ पिताजी ये कह रहे हैं कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए हर युवा को, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ वो पिताजी अपने घर में अपनी ही लड़की को ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो ये मेरे लिए मुश्किल था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, देश की आज़ादी का जुनून भीतर हो, देश की आज़ादी रूपी खून जब खोलने लगे तो सारे निषेध मना करना, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक चलता ही रहा। अर्थात कभी भी लेखिका और पिताजी के बीच में बनी नहीं। क्यों? क्योंकि लेखिका के पिताजी लेखिका को मात्र सैद्धांतिक ज्ञान देने तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे लेखिका को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के विरोध में थे और लेखिका व्यावहारिक धरातल पर उतरना चाहती थी, मात्र सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि पिताजी से टक्कर लेने का ये सिलसिला 1946 से लेकर तब तक चलता रहा जब तक मैंने राजेंद्र से शादी नहीं कर ली। राजेंद्र कौन? देश के ख्यातनाम कथाकार और उपन्यासकार राजेंद्र यादव, और जिनका चर्चित उपन्यास था 1 इंच मुस्कान। कौन सा? 1 इंच मुस्कान। ये उपन्यास राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ने मिलकर लिखा था। तो देश के ख्यातनाम साहित्यकार राजेंद्र यादव, लेखिका ने शादी की थी राजेंद्र जी से, तब भी उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वे राजेंद्र से शादी करें। ये चलता ही रहा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अब तक पढ़ा है। बस ठीक है।